Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with शेफाली गर। आपके स्क्रीन पे इरडा सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टॉक डी स्ट्रीट का भी जो है उसका चार्ट है और ये दिखा रहा है कि ये फेवरेट क्यों है। तो यस 52 वीक यानी कि एक साल में 32 रुपीज़ से 232 रुपीज़ का ये स्टॉक हो गया। डेफिनेटली मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने दिए हैं एंड ये स्टॉक है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का। तो अब जब बजट आने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है मार्केट में। तो अभी हम इसको और ज़्यादा फर्दर इस सेक्टर को एनालाइज करेंगे ताकि हम इसमें से अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डिग आउट कर सके, राइट। आपकी स्क्रीन पर एक सेकंड चार्ट है जो इंटरिम बजट जो अनाउंस हुआ था उसमें की हाइलाइट्स रिन्यूएबल एनर्जी पर्टिकुलरली को लेकर क्या थे वो एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा। सो रिन्यूएबल एनर्जी में जो फर्स्ट सबसे मेजर अनाउंसमेंट था दैट वाज ऑफशोर विंड एनर्जी से रिलेटेड वायबिलिटी गैप फंडिंग को बढ़ाने की बात की थी, विच इज एक्सपेक्टेड कि अब जो ये फाइनल यूनियन बजट आएगा इसमें डेफिनेटली विंड एनर्जी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग इंक्रीज की जाएगी। सेकेंड, रूफटॉप सोलर सोलर एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है अभी डी स्ट्रीट में, बिकॉज उस टाइम पे ये डिक्लेयर किया गया था इंटरिम बजट में कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट्स तक की फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी बाय यूजिंग सोलर पावर। बिसाइड्स दिस ब्लेंडिंग ऑफ सीबीजी इन सीएनजी की बात हुई थी, कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन की बात हुई थी, बायोमास की बात हुई थी। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन कॉरिडोर, इन सब चीजों की भी बात हुई थी। रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत ही वास्ट सेक्टर है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं और अगर हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में डील करने वाले स्टॉक्स में भी आज अगर इन्वेस्ट करने जाए तो लिस्टेड स्टॉक्स की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें कि 4 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, एक जो मैन्युफैक्चरर्स है उस कैटेगरी की अगर हम कंपनीज में इन्वेस्ट करें, सेकंड जो इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रही है, थर्ड जो फाइनेंसिंग में हेल्प कर रही है और फोर्थ जो एंसिलरीज है। सो इन सबको अगर हम देखें और सारे एस्पेक्ट्स कवर करें, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऑल द एस्पेक्ट लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एवरीथिंग, तो अगर हम सारे स्टॉक्स की बात करें तो 50 स्टॉक्स तो आई थिंक लिस्ट हो ही जाएंगे जो अभी इस सेक्टर में डील कर रहे हैं। सो वी कैन नॉट इन्वेस्ट इन एवरीवेयर, राइट। सो नाउ फोकस रिन्यूएबल एनर्जी में भी कहाँ ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, लेट्स सी दैट। तो आपकी स्क्रीन पर जो ये चार्ट है ये दिखा रहा है कि फोकस अभी कैसे शिफ्ट हुआ है। सो डेफिनेटली सोलार पावर में 47.57 से 100 का आउटले हो गया, मतलब इट्स लाइक इंक्रीजिंग। सोलर पावर, विंड पावर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। सो मतलब सोलर पावर, विंड पावर एंड ग्रीन हाइड्रोजन, ये 3 ज्यादा फोकस एरियाज हैं जो इस बजट में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इन पे आउटले डेफिनेटली इंक्रीज होगा या इन पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इंक्रीज होगा। नई स्कीम्स आ सकती है, अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं जो ओवरऑल सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेंगे एंड स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है। सो वी विल फर्दर डिग आउट इन दिस वीडियो कि सोलर एनर्जी में भी, विंड एनर्जी में भी, ओवरऑल इस सेक्टर में, ग्रीन हाइड्रोजन में भी कहाँ कहाँ स्कोप है, कौन से स्टॉक से जो बेनिफिट हो सकते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग। आपको कुछ नॉर्मल कोल्ड कफ के अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता है जब भी कोई मेडिसिन बनती है तो उसके पहले उसकी बहुत लैब में पहले रिसर्च होती है। जो मेडिकामेंट्स है उनकी जो एपीआई है उसके साथ में जो बाइंडर रहेगा, वो सारी चीजें, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो रहेगा जो क्योर करेगा डिजीज को, फिर उसके साथ कौन से बाइंडर्स जाएंगे, सबकी पूरी रिसर्च होती है, फिर मेडिसिन बनती है, उसके बाद उसके ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। आपने सुना होगा कि कोविड के क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हो पाए थे जैसे, इसलिए कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हर एक मेडिसिन जो मार्केट में आती है वो बहुत रिसर्च के साथ आती है, पेशेंट को क्योर करने के लिए ही बनी है डेफिनेटली, और तभी मार्केट में आ रही है और उसके साइड इफेक्ट्स कम से कम है। मतलब ऑल्दो एलोपैथी में साइड इफेक्ट्स होते हैं बट कम से कम साइड इफेक्ट्स हो, इस तरह की मेडिसिन आती है, राइट। नाउ द पॉइंट इज हियर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि अगर आपको कुछ अबनॉर्मलिटी बॉडी में हो रही है और आपने मेडिसिन बिना डॉक्टर कंसल्टेशन से, बेस्ट ऑफ द मेडिसिन आप जाके मेडिकल स्टोर से लेके आए और आपने खाई, जो नॉर्मल इंडिया में ट्रेंड है, डेफिनेटली अगर आपको कोल्ड कफ होता है आप लोग नहीं डॉक्टर के पास जाते, बट अगर अदरवाइज आपको कुछ हो रहा है और आपने अपने हिसाब से मेडिसिन ली, अब आप कितनी भी अच्छी कंपनी की, कितनी भी वेल रिसर्च्ड मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हो, आपका जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगी, बल्कि चांसेस आर कि वो मेडिसिन आपको हार्मफुल अफेक्ट कर सकती है, राइट।
सिमिलरली ये जो सारी रिसर्च है, ये जो सारे स्टॉक्स है या सेक्टर्स है, ये सब कुछ बहुत अच्छे हैं, वेल्थ क्रिएशन जर्नी में, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आपने अपना बेसिक करा है। व्हाट इज योर बेसिक, कि अगर आपने अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग, फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग करी है, तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाके और एडवाइस लीजिए, क्योंकि वो आपके पहले ये बेसिक्स करेंगे कि लाइक रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे, फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग करेंगे, और फिर आपके गोल्स के हिसाब से आपके लिए क्या सूटेबल है वो बताएंगे। अगर सोशल मीडिया का टाइम है या फिर इवन आप न्यूज चैनल भी चालू कर लोगे, आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन मिल जाएंगे कि इस सेक्टर में ये स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं। अगर आप गूगल भी कर लोगे, एआई का जमाना है, तो आपको स्टॉक्स के नाम मिल जाना बहुत ईजी है, अच्छे स्टॉक्स मिल जाना भी ईजी है। बट आपके लिए क्या सही है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाएँ, जैसे कि आपके लिए क्या ट्रीटमेंट सही है, उसके लिए आपको एक डॉक्टर के पास जाना होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि सिर्फ वीडियोज़ देख के या सिर्फ रिकमेंडेशंस पे जाके, बिकॉज़ जब तक बुल रन चल रहा है, एवरीथिंग इज़ मूविंग एंड आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। बट जिस दिन मार्केट में करेक्शन आएगा, अच्छे से अच्छा स्टॉक करेक्ट होता है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से, आपके गोल्स को माइंड में रखते हुए अगर कोई एडवाइजर है जो आपको बता रहा है, तो वो आपको करेक्शन के टाइम पे भी आपको प्रॉब्लम में नहीं आने देगा। दैट इज द होल पॉइंट। अदरवाइज यू मे लैंड अप इन प्रॉब्लम, क्योंकि जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो ऑल द स्टॉक्स, बीट ब्लू चिप, बीट कितने भी अच्छे स्टॉक्स, कितने भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक, सब करेक्ट होंगे एंड एवरीवन वुड बी सेइंग कि लॉन्ग टर्म में दे वुड रिकवर, राइट। और कई ऐसे स्टॉक्स होंगे जो लॉन्ग टर्म में रिकवर नहीं होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हो, वो प्रॉपर, या तो आप खुद इतने अच्छे से रिसर्च करके लीजिए, या तो फिर आप किसी एडवाइजर से एडवाइस लेके और फिर कीजिए इन्वेस्ट। अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ दिस वीडियो, कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर इन सारे स्पेसेस में कहाँ कहाँ स्कोप है, कैसा कैसा स्कोप है, और कौन से स्टॉक से जो बेनिफिट हो सकते हैं। अगेन दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये स्टॉक इस पर्टिकुलर स्पेस में बेनिफिशियल हो सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन आई एम सेइंग यू टू इन्वेस्ट इनटू इट, राइट। और जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप फोमो का शिकार मत होइए, पैनिक का शिकार मत होइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट का मत होइए। BAH रूल अप्लाई करते हुए इन्वेस्ट कीजिए, बाय, एवरेज, एक्यूमुलेट एंड होल्ड। फर्स्ट वन इज सोलार एनर्जी। यस, सोलार एनर्जी की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो सोलार एनर्जी में हमने देखा कि क्या अनाउंसमेंट था, 1 करोड़ हाउस होल्ड को हम फ्री सोलार एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट हमारी फोकस करे। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स रखे हैं कि 2070 तक दे हैव टू अचीव नेट जीरो टारगेट, 2030 तक दे हैव टू अचीव 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो ऑल दीज आर बिग टारगेट्स। ये सब अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली अपना कैपिटल आउटले बढ़ाना पड़ेगा, कुछ स्कीम्स लेके आनी पड़ेगी, और इसीलिए डी स्ट्रीट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इस यूनियन बजट में, जो कि थर्ड टर्म है गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का, सो दे वुड बी कमिंग अप विद सम गुड स्कीम्स, और ये जो सेक्टर है ये बेनिफिट होगा। अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी में जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है स्टॉक, दैट इज डेफिनेटली टाटा पावर, जो बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा इंसुलेशन एनर्जीज है, उसके अलावा अदानी ग्रीन, हु इज इनटू द प्रोडक्शन ऑफ दिस, इज डेफिनेटली अ गुड वन। इसके अलावा एक कंपनी है SW सोलार, जिसमें रिलायंस का भी स्टेक है, दैट वर्क्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलार एनर्जी एंड इज अ गुड स्टॉक, यू कैन लुक इनटू इट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो विंड एनर्जी स्पेस की बात करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो ग्रीन हाइड्रोजन के केस में और विंड एनर्जी के केस में इंडिया इज इन अ वेरी गुड सिचुएशन, क्योंकि इंडिया को ज्योग्राफिकल बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है। कैसे ग्रीन हाइड्रोजन में इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड बेनिफिट मिल रहा है ज्योग्राफिकल अपनी सिचुएशन के कारण, और कैसे वो एक्सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकती है। इसके लिए अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो ग्रीन हाइड्रोजन में अच्छा कर सकते हैं, आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इस पे एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं फॉर डिटेल्स कि कैसे पर्टिकुलरली इंडिया इज इन अ बेनिफिशियल पोजीशन एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, तो डेफिनेटली ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। हमने देखा ग्रीन कॉरिडोर के लिए भी एक्सपेक्टेशन है आउटले की वो इंक्रीज होने की, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए भी, एंड इट इज अ ग्लोबल थिंग गोइंग ऑन। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जो मेजर इलेक्ट्रोलाइजर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं चाइना से, which are very cheap. So now Larsen and Toubro target कर रहा है कि they would be into manufacturing of electrolyzers and they would try कि वो बहुत सस्ते इलेक्ट्रोलाइजर बनाए, एटलीस्ट डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में वो चाइना के इलेक्ट्रोलाइजर्स की कंपेरेटिवली सस्ते में दे पाए
और अच्छी क्वालिटी डेफिनेटली। अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो देखिए विंड एनर्जी में ये एक्सपेक्टेशन है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग इस बार बढ़ाई जाएगी, तो जैसे सोलर एनर्जी में फिर भी काफ़ी काम हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन में काफ़ी काम हो रहा है, विंड एनर्जी में भी उतना काम हो नहीं पा रहा बिकॉज बजट कंस्ट्रेंट आ रहा है। सो प्रोबेबली आउटले वुड इंक्रीज एंड एग्जीक्यूशन पार्ट वुड इंक्रीज इन दिस टाइम। अगर हम बात करें विंड एनर्जी की तो सुजलॉन इज वन, आइनॉक्स इज वन, सांगी अर्थ मूवर्स जो कि इम्प्लीमेंटेशन में है दैट इज वन। नाउ दीज आर ऑल मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्प्लीमेंटेटर्स। नाउ अगर हम बात करें कि फाइनेंसर्स कौन है जो इन ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करने वाली कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है, तो डेफिनेटली इरडा हमने बात करी, आप सबको पता है। सो इरडा इज वन। PFC and REC are also into financing of such projects and अभी रिसेंट में कुछ काफ़ी सारे नॉर्म्स चेंज हुए थे, तो PFC, REC एंड इरडा आर इन गुड पोजीशन राइट नाउ। PFC, REC के कंपेरेटिवली इरडा में लोगों का ज़्यादा रुझान है, ज़्यादा टॉक्ड अबाउट स्टॉक है अभी, बट PFC, REC आर इक्वली गुड। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस, एक इंटरेस्टिंग स्पेस है, बट द पॉइंट इज कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस वो मोमेंटम नहीं पकड़ पा रही है एंड अभी समहाउ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का भी फोकस या शिफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज़्यादा अब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन पर है। बट अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करें तो डेफिनेटली जो स्टॉक्स बेनिफिट हो सकते हैं दे आर टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M एंड मारुति, ये अच्छे स्टॉक्स है। ऑटो एंसिलरी जो उनको पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें मिंडा कॉप एंड मदरसन सुमी आर द मेजर प्लेयर्स जो बेनिफिट हो सकते हैं। बट डेफिनेटली अगर मेरा इंक्लिनेशन की आप बात करें तो एज कम्पेयर टू ईवी अभी आई एम मोर बुलिश ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, बट अदरवाइज टाटा मोटर्स, M&M मुझे पसंद है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। सो जैसा मैंने आपसे कहा किसी ऑल दीज रिसर्च, ऑल दीज स्टॉक्स एंड एवरीथिंग मेक्स सेंस जब आप उसको अपने गोल्स के साथ अलाइन करके, अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ अलाइन करके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आप इस तरह से अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।